नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नितिका महेश्वरी। देवभूमि यानी कि उत्तराखंड, यहाँ पर चार धाम की यात्रा शुरू हो गई है। दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। इसके साथ ही सावन के साथ साथ यहाँ पर कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और श्री हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल चुके हैं और अब उत्तराखंड सरकार कुंभ की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही जानेंगे कि सरकार ने क्या कुछ प्रबंध जो हैं वो श्रद्धालुओं के लिए किए हैं। ये जानने के लिए हम देवभूमि पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं उत्तराखंड के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम यानी कि पुष्कर सिंह धामी जी। बहुत बहुत स्वागत है धामी जी आपका डेली पोस्ट न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस चर्चा की शुरुआत डेली पोस्ट न्यूज के एडिटर इन चीफ जगदीप सिंह संधू जी करेंगे। नमस्ते सर। वैसे पंजाबियों और उत्तराखंड के लोगों का नाता बड़ा पुराना है। 1514 ईस्वी यानी कि 512 साल पहले गुरु नानक साहब यहाँ पे आए थे गुरु नानक मता गुरुद्वारे में, और गुरु गोबिंद सिंह जो है उन्होंने तो पिछले जन्म में तपस्या भी की थी यहाँ पे। सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि 3 गुरुद्वारे, रीठा साहब है, यहाँ भी एक गुरुद्वारा है जो श्री हरगोबिंद जी का। बहुत सारे लोग जो हैं हर साल हेमकुंड साहब आते हैं, नानक मता नहीं जा पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहीं से वापस जा रहे हैं। तो सरकार की कोई ऐसी कोई प्लानिंग है कि आगे जाके जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको पूरा जैसे सर्किट बनाया हुआ आपने चारधाम यात्रा, कुछ ऐसा कुछ बनाया जाए? देखिए संधू जी, ये आपने बड़ा अच्छा विषय लिया है। यहाँ पर देखिए, जो सिख समाज है वो बड़ी संख्या में वैसे भी हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में निवास करता है, और पहले से ही कुछ लोग पार्टीशन के बाद भी आए, पार्टीशन के पहले के भी लोग हैं। और उधम सिंह नगर की जो तराई है, उस तराई को बसाने में, आबाद करने में बहुत बड़ा योगदान सिख समाज का रहा है। क्योंकि तराई बहुत भीड़ था, बड़े बड़े वहाँ सांप, अजगर, मगरमच्छ, शेर, भालू, मच्छर बड़ी संख्या में होते थे। तो उस तराई को आबाद करने में उनका योगदान रहा। और सिख समाज का, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे हरियाणा से हो, उनका बहुत जुड़ाव है। यहाँ पर आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी का संबंध है। और 3 बड़े स्थान, हेमकुंड साहब जिसकी यात्रा इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो लगभग 1,25,000 से ज़्यादा लोगों ने शुरुआत के 1.5 महीने में ही हेमकुंड साहब की यात्रा कर ली। बड़ी संख्या है। नानक मता साहब में सभी पर्वों पर वहाँ पर अमावस का और हमारा दीपावली के समय में, हर महीने में किसी भी पर्व पर बड़ा एक संगत वहाँ पर जुड़ती है। और वहाँ गुरु नानक जी आए थे, और आज भी वहाँ पीपल का पेड़ उस समय का वहाँ पर अभी भी लगा हुआ है। रीठा साहब है, रीठा साहब में भी हर साल संगत जुड़ती है, लोग आते हैं अनेक स्थानों से। और देहरादून में भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं। तो हमारा ये है कि जो लोग हेमकुंड साहब आ रहे हैं वो नानक मता साहब भी जाएं, क्योंकि रीठा साहब जाने वाले तो चूँकि वो उनके लिए वही मार्ग पड़ता है, तो नानक मता साहब भी आते हैं। तो एक सर्किट उसका भी बने, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने, क्योंकि अभी जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 साल महामारी के बाद यात्रा बंद हो गई थी। तो वो यात्रा जब कैलाश मानसरोवर से पूरा अपना वहाँ के दर्शन करने के बाद आती है, तो उसको हम पूरे मानसखंड का जो क्षेत्र है, चाहे वो पिथौरागढ़ के धार्मिक स्थल हों, अल्मोड़ा के हों, नैनीताल के हों, उन सभी स्थलों पर उनको ले जाने की व्यवस्था की एक सर्किट हमने उसमें बनाया है। इसी प्रकार यहाँ के गोलजू देवता की बहुत हमारे यहाँ मान्यता है, न्याय के देवता माना जाता है उनको। तो गोलजू का भी हम सर्किट बना रहे हैं। जो तीर्थयात्री आए, धार्मिक
दर्शन के लिए लोग आते हैं उनका एक सर्किट बने। इसी प्रकार से जो सिख समाज के लोग जो हेमकुंड साहब जाते हैं, वो रीठा साहब भी जाएं, वो नानक बता साहब भी जाएं, नानकसर यहाँ पर गुरुद्वारा साहब है वहाँ भी जाएं, और पौंटा साहब भी है हमारे बगल में। भले ही वो हमारी सीमा में नहीं है, लेकिन सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि पौंटा साहब कोई वैसे तो हिमाचल में है अगर उसको मैं सीमा रेखा की बात करूं, लेकिन वो हमारे उत्तराखंड से भी अलग नहीं है क्योंकि वो सीमावर्ती क्षेत्र है। इसी प्रकार यहाँ पर महासू महाराज, उनकी बहुत बड़ी मान्यता है। हिमाचल और उत्तराखंड के बहुत बड़े क्षेत्र में लोग उन पर आस्था रखते हैं। तो महासू महाराज का भी हम लोग एक बड़ा मास्टर प्लान बना रहे हैं हनौल में। 120 करोड़ रुपए की राशि हमने वहाँ के लिए भी मास्टर प्लान बनाया हुआ है। तो सभी हमारे, और चार धाम पर अच्छी यात्रा चल रही है इस बार। चार धाम यात्रा ने भी सारे जो पिछले आने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया है। 45 लाख लोगों से ज़्यादा लोग अभी तक चार धाम में आ चुके हैं। कांवड़ यात्रा हमारी, जैसा नीतिका जी ने कहा अभी कि कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है कल से। उसमें भी बड़ी संख्या आती है। उनके लिए सारे प्रबंध हमने यहाँ किए हैं कि शिव भक्त जो माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं तो उनकी यात्रा निर्बाध रूप से हो, आसानी से हो, उनको कोई परेशानी ना हो। घाटों का प्रबंध है, यातायात का प्रबंध है, सुरक्षा व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, पेयजल है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जल पुलिस तैनात की गई है, यातायात डाइवर्ट किया गया है। और मैंने स्वयं हर बार मैं इसकी स्वयं एक समीक्षा बैठक करता हूँ। उसके बाद कुंभ हमारे यहाँ पर 2027 में मकर संक्रांति के स्नान के दिन से कुंभ का भी जो है यहाँ स्नान प्रारंभ हो जाएगा। तो उसकी तैयारियां भी हमारी अनवरत रूप से चल रही हैं। लगातार जो जो व्यवस्थाएं करनी है, परमानेंट व्यवस्थाएं जो होनी है, परमानेंट स्ट्रक्चर बनने हैं, उन सभी पर काम चल रहा है। हेमकुंड साहब वन ऑफ द टफेस्ट जो यात्रा है, 14,210 फीट की हाइट पे है। बहुत सारे लोग जा नहीं पाते और आपकी सरकार रोपवे पे भी काम कर रही है। किस स्टेज पे वो काम पहुंचा? और क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जहाँ कोई फिजिकली चैलेंज लोग हो सकते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल है वहाँ पहुँचना। जी बिल्कुल संधू जी, देखिए हेमकुंड साहब की यात्रा और केदारनाथ जी की यात्रा, दोनों ही यात्रा कठिन है जी। और हेमकुंड साहब जाने वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए यात्रा अत्यधिक कठिन हो जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हेमकुंड साहब और केदारनाथ दोनों ही धामों के लिए, दोनों ही हमारे प्रमुख स्थलों के लिए रोपवे के लिए जो है स्वीकृति प्रदान कर दी है। उसका काम निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। और चूँकि ये एक ऐसी ट्रेन है, ऐसा स्थान है कि मैं समझता हूँ कि विश्व भर में जितने भी रोपवे होते हैं उनमें से सबसे कठिन स्थानों में से एक स्थान ये भी होगा। तो समय उसमें लगेगा, लेकिन बहुत सुविधा आने वाले समय में हो जाएगी। जो यात्रा 3 दिन की, 4 दिन की होती है, कठिन यात्रा होती है, वो कुछ ही घंटों में पूरी हो जाया करेगी। और वृद्ध लोग, शारीरिक रूप से जो अस्वस्थ हैं, कमज़ोर हैं, उनको आसानी से हेमकुंड साहब के और बाबा केदार के दर्शन हो जाएंगे। धामी जी, एक टाइम ऐसा था कि शीतकालीन यानी कि विंटर्स आते ही चारों धामों की यात्रा करनी मुश्किल हो जाती थी, लेकिन आप इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं ताकि शीतकालीन सत्र के दौरान भी सभी धामों की यात्रा जो है वो श्रद्धालु आसानी से कर सकें। इसके लिए क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए, हमने सन 2024 से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। और शीतकालीन यात्रा होता क्या था कि जैसे ही हमारे जैसे कपाट खुलते हैं चारों धामों के, तो यात्रा चलती है और वो उसका टाइम होता है लगभग 6 माह का। और कपाट जैसे ही बंद होते हैं तो उस समय कहते हैं कि जो है भगवान पूजा करते हैं, तो वो देवताओं का समय हो जाता है वहाँ पर पूजा का
या श्रद्धा ध्यान का। और वो कपाट बंदे होते ही यात्रा भी बंद हो जाती थी। जबकि है क्या कि जब कपाट बंद होते हैं तो भगवान की जो गद्दी होती है वो गद्दी के अलग अलग स्थल हैं यहाँ पर। जैसे भगवान बद्री विशाल का गद्दी स्थल, वहाँ से उनकी गद्दी नीचे हमारे जोशी मठ में आ जाती है और वहाँ पूजा पद्धति चलती है, पूजा पाठ चलता है पूरे समय, पांडुकेश्वर के पास चलती है। इसी प्रकार से केदारनाथ जी का जो गद्दी स्थल है वो ऊखी मठ है। ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, वहाँ पर पूजा होती है, पूरा पाठ चलता है, विधि विधान से वहाँ पर पूजा होती है। इसी प्रकार से माँ गंगा का जो गंगोत्री धाम, माँ गंगा का जो गद्दी स्थल है शीतकालीन प्रवास, वो शीतकालीन प्रवास है हरसिल के पास मुखवा में, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस शीतकालीन यात्रा में उन्होंने भी अपना उसमें वहाँ के दर्शन किए और उस शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित हुए। इसी प्रकार यमुना जी का जो शीतकालीन गद्दी स्थल है वो खरसाली है। तो इन स्थानों पर पूजा होती है। तो बहुत लोगों को चूँकि जानकारी ये होती थी कि भाई जहाँ पर मेन कपाट बंद हो जाने से, धामों के कपाट बंद होने से पूजा बंद हो जाती है या पूजा नहीं होती है, लेकिन पूजा अनवरत रूप से होती आई है, पहले से होती आई है, आज नहीं, नया नहीं हो रहा है। और शीतकाल में चूँकि यहाँ का मौसम भी अच्छा होता है, जब पूरे देश भर में अधिकतर स्थानों पर कोहरा छाया होता है, धुंध लगी होती है, धूप नहीं आती है, सूर्यदेव दर्शन नहीं देते हैं, उस समय यहाँ सूर्यदेव बहुत नज़दीक से दर्शन देते हैं। बड़ा अच्छा स्थान होता है, बड़ी ऊर्जा प्राप्त होती है, एक अलग प्रकार का यहाँ सुकून होता है। और ऐसे समय में शीतकालीन यात्रा का अपना महत्व है। लोग आए और विभिन्न स्थानों पर अपना जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, पर्यटन भी कर सकते हैं, धार्मिक पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो उसको हमने शुरू किया और उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो व्यापारी लोग भी थे, चाहे वो होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, अन्य जो हमारे होम स्टे वाले हैं, उनका काम भी पूरा अनवरत रूप से पूरे साल भर अब चलता है। उनको अपना व्यापार 6 महीने के लिए बंद नहीं करना पड़ता है। तो शुरुआत में पहले साल शुरुआत हुई तो लगभग संख्या 1.5 लाख 2 लाख पहुंची थी, लेकिन अब वो संख्या हमारी बढ़ती जा रही है, दुगने से भी ज़्यादा हो गई है। आने वाले सालों में चूँकि पूरे साल भर अब यात्रा चल रही है, सब लोगों को मालूम चल गया है और हमने यात्रा के सारे प्रबंध भी किए हुए हैं, गेस्ट हाउसों में, होटलों में। जिस प्रकार चूँकि ठंड भी होती है उस समय रात को, तो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे वो बिजली की व्यवस्थाएं हों, अन्य व्यवस्थाएं हों, अच्छे गेस्ट हाउसों में ओढ़ने बिछाने के अच्छे कपड़े हों, उन सभी का प्रबंध करते हैं। जुलाई में दामी साहब 2 रिकॉर्ड बने हैं। एक तो टूरिज़्म बैकबोन है उत्तराखंड की, 6 करोड़ लोग जो हैं वो पहली बार एक साल में 2025 में आए थे, और जुलाई में ही आपका रिकॉर्ड बना है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम एनडी तिवारी साहब के बाद आप आए हैं। आपसे पहले ऐसा लगता था कि उत्तराखंड में एक डिसिप्लिन की कमी लगती थी, क्योंकि जिस तरह से 10 साल में 4 सीएम बदले और आप लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बने हैं, आपका बैकग्राउंड भी फौज वाला है, तो इसका कुछ फ़ायदा हुआ है? क्योंकि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बनना अपने आप में रिकॉर्ड बनाना बड़ी बात है। संधू साहब देखिए, मैंने कभी ये दिन, महीने, साल कभी नहीं गिने। मेरा तो ये था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मेरी पार्टी ने मुझ पर इतना भरोसा किया, एक सामान्य से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। उत्तराखंड के लोगों ने एक मिथक तोड़ा। एक यहाँ परिपाटी थी हर बार कि हर 5 साल में यहाँ सरकार बदल जाती है, और वो परिपाटी तोड़ी, वो मिथक बदला, एक नया इतिहास बनाया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी को दोबारा से यहाँ सेवा करने का अवसर दिया। तो हर समय हमने अनवरत रूप से यही सोचा कि हम अपने राज्य की जो जनता है उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें, उनके लिए हर संभव वो काम करें जो उत्तराखंड के लिए सर्वोत्तम हो, उत्तराखंड के लिए सबसे अच्छा हो।
हमारे प्रधानमंत्री जी का भी हमारे राज्य से बहुत लगाव है और उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड के लोग उनको अपने परिवार का मानते हैं। इसलिए मैंने भी हमेशा अपने प्राणों प्रण से एक एक पल, एक एक क्षण उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड को समर्पित किया, कोशिश करी। और चूँकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्थिरता, सुशासन और विकास, डबल इंजन सरकारों की ये पहचान बन चुकी है और आज पूरे देश में लोग डबल इंजन सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पर लोग डबल इंजन चुनते हैं। पूरे देश में आप देख ही रहे होंगे, यहाँ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सारा भाजपामयी हो गया अभी देश। पंजाब के बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन आपको लगता है इस चीज़ का आपको फ़ायदा पहुंचता है? क्योंकि जगदीप जी जिस तरह से कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम जो हैं आप बन गए हैं, क्योंकि आप भगत सिंह कोश्यारी जी के पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे, तो आपको लगता है कि वो एक्सपीरियंस आपका काम आ रहा है अभी? देखिए, सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हर कालखंड में जो भी हम काम करते हैं उसमें से अनुभव मिलता है, उसमें से सीख मिलती है। कभी अच्छा होता है, कभी कुछ जो अनुभव होते हैं वो अच्छे भी नहीं होते हैं। तो वो अच्छे अनुभव नहीं होते हैं या जिनमें हमको बहुत सफलता नहीं मिलती है, वो भी कहीं न कहीं आगे चलकर हमारे काम में आगे की सफलता के लिए जो है बहुत बड़ा आधार बनता है। धामी साहब, उत्तराखंड एक बड़ी यंग स्टेट है। 2000 में नई स्टेट बनी थी, यूपी से कार्व आउट की गई। पंजाब के साथ कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारे मापदंडों पे उत्तराखंड बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और पंजाब में एक जो धारणा बन गया कि फ्रीबीज दो और फ्रीबीज करके वोट ले लो, तो उत्तराखंड में भी ऐसी कोई बीमारी है कि जनता को सब कुछ फ्री दे दो, काम ही ना करे वो? देखिए, चूँकि जो स्थायी रूप से चीज़ें होती हैं वो हमेशा अच्छी होती हैं। योजना वही अच्छी होती है जो हमेशा चलती रहे। योजना कुछ दिनों के लिए चलाई जाए और उसके बाद वो योजना बंद हो जाए। योजना ऐसी करी जाए कि जिसका लाभ चुनाव में तो हो सकता है, लेकिन चुनाव के बाद ये योजना बंद हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो एक लंबा पीरियड होता है या उसको बोलते हैं कि दीर्घकाल के लिए, लोग उसको अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग आज सुशासन चाहते हैं, विकास चाहते हैं और स्थायी रूप से जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहते हैं कि जहाँ पर आने वाले समय में भी हमारी जो पीढ़ी है नई वाली, हमारे बच्चे हैं, हमारे भावी कर्णधार हैं, उनको एक सुरक्षित परिवेश मिले हर दृष्टि से। तो मैं समझता हूँ इसीलिए आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले सालों में यहाँ पर काफ़ी काम हुआ। हमारा टूरिज़्म यहाँ पर बढ़ा है। एसडीजी में आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी पूरे देश के अंदर उत्तराखंड पहले स्थान पर है। हमने बहुत सारे नवाचार किए यहाँ पर। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। हम मदरसा बोर्ड की जगह पर जो है इसमें हमने शिक्षा, अल्पसंख्यक शिक्षा में अथॉरिटी का गठन किया है। यहाँ पर प्राधिकरण बनाया है, उसमें हमने सभी को शामिल किया है। मुस्लिम के अतिरिक्त सिख, हमारे जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सभी को हमने सम्मिलित किया है। और चूँकि ऐसा पाठ्यक्रम बनाया है कि जो भी पाठ्यक्रम अपने यहाँ पर लागू करेंगे लोग, चाहे मदरसे में करें चाहे दूसरे में करें, उनको शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। अगर वो अप्रूव नहीं होगा तो वहाँ उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी। तो ऐसे हमने नकल का कानून बनाया। हालांकि भारत सरकार भी कल नकल का एक उन्होंने भी, और देहरादून को स्टूडेंट कैपिटल कहा जाता है देश की, और 1.5 लाख बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, खासतौर पे आर्मी प्रेपरेटरी स्कूल्स हो गए जहाँ और काफ़ी स्कूल्स हैं। नहीं, देहरादून बहुत बड़ा कैपिटल है और पूरे देश के नहीं, मैं कहूँगा दुनिया के बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं लाखों की संख्या में। और शिक्षा का एक बड़ा हब है और हमारा प्रयास है कि यहाँ पर सब व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चलती रहें, बच्चों को एक अच्छा परिवेश यहाँ पर मिले हर दृष्टि से। उस दिशा में लगातार हमारी मॉनिटरिंग होती रही है और लोग आज भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान देहरादून के अंदर हैं। अच्छा धामी साहब, आपने इस बीच कहा कि डबल इंजन की सरकार जो है वो अब
बहुत सारे राज्यों में आ गई है। पंजाब में आपको कहाँ पे कमी लगती है? क्योंकि आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, एबीवीपी में भी रह चुके हैं, बीजेवाईएम में भी आप रह चुके हैं। पंजाब में कितनी बार आपकी ड्यूटी जो है वो लगी है? और क्या पंजाब की पॉलिटिक्स को या पंजाब के लोगों को समझ पाते हैं कि आखिर वहाँ पर डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं आ पा रही? देखिए, अब पंजाब में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। अब जैसे देश में सब जगह बन रही है, पंजाब तो बहुत हमारे नज़दीक का स्थान है, दिल्ली से भी नज़दीक है, देहरादून से भी नज़दीक है और पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। लोग जिस प्रकार से जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ की तरक्की देख रहे हैं, वो राज्य किस तेज़ गति से आज आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब जहाँ की धरती जो है सोना उगलती थी, सोना उपजाने वाली धरती, किसानों की धरती, मेहनतकश लोगों की धरती, सिख गुरुओं की धरती, जिन्होंने आन बान शान के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना उचित समझा लेकिन कभी हार नहीं मानी, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, न्याय के लिए। तो उस धरती पर लोगों को अब मुझे लगता है कि महसूस होने लगा है। मैं जितनी बार गया था, मैं पिछले लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे स्थानों पर गया, वहाँ चंडीगढ़ केंद्र था, उसके अतिरिक्त आनंदपुर साहब में गया, मैं लुधियाना गया, मैं अमृतसर गया, चुनावी सभाओं में भी भाग लिया। तो इस बार मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है, जिस प्रकार से पंजाब के लोगों के लगातार हम संपर्क में हैं, वहाँ लोग इस बार डबल इंजन की सरकार चुनेंगे और विकास का ये जो चक्र है, उस चक्र में पंजाब भी आगे आएगा, क्योंकि पंजाब के जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वहाँ की जनता है, वो देख रही है कि कहीं न कहीं ऐसी सरकारें वहाँ आई हैं जिन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध किया है, लेकिन पंजाब के लोगों को, पंजाब को पीछा करने का काम किया है। तो उसकी भरपाई करेंगे और इस बार जो 2027 का चुनाव होगा, वो उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब सब जगह डबल इंजन बनेगा। देखिए आप, एक प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी बात पॉइंट आउट की थी कि पहाड़ की जुबानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता। आप लोगों ने यहाँ पे पलायन बोर्ड बनाया, ठीक ये सेम प्रॉब्लम पंजाब में है। 10 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो पलायन करके कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। तो आपने जो यहाँ पे बोर्ड बनाया था, पलायन बोर्ड, उसके कितने फ़ायदे हुए हैं, कितनी जॉब्स क्रिएट कर पाए हैं और क्या ऐसा मॉडल पंजाब में भी दिख सकता है? बिल्कुल, पंजाब में तो पहले से देखिए, उत्तराखंड से पंजाब बहुत मामलों में आगे रहा है, लेकिन वहाँ पर जो मैंने कहा ना कि सरकारों की जो बार बार बदलना, वहाँ की इच्छा शक्ति में कमी, केवल वोट बैंक और अपनी सरकारें बनाने तक सीमित रखना, उसके बाद वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हल करने में उन पर ध्यान नहीं गया सरकारों का, पूरी तरह से संवेदनशीलता से उस पर काम नहीं किया गया, इसलिए आज पंजाब की ये स्थिति हुई है। और उत्तराखंड में हमने जो पलायन निवारण आयोग, जो पलायन की समस्या के लिए बनाया था, उसके परिणाम आज हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग लंबे समय से जो देश और दुनिया में काम कर रहे थे उत्तराखंड से जाकर, वो अपने घरों को लौट रहे हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है, कोई होम स्टे में काम कर रहा है, कोई यहाँ पर छोटे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बहुत सारे काम कर रहे हैं। और इन सालों में हमने 44% रिवर्स पलायन हमारे यहाँ पर हुआ है। अच्छा, एक से एक अच्छे लोग वापस आ रहे हैं, जो 30-30 साल तक यूएस जैसे जगह पर रहकर वो उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। हमारा भी प्रयास है और हम हर साल जहाँ आप बैठे हैं इसी स्थान पर पूरे दिन भर का एक पूरे देश के जो हमारे प्रवासी हैं, जो उत्तराखंड से जाकर बरसों बरसों से बाहर रह रहे हैं, उन सबको यहाँ बुलाते हैं, उनके सुझाव लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको यहाँ पर अपने अपने गांव जाने के लिए कहते हैं कि भी अपने गांव जाइए, वहाँ कुछ काम करिए, उत्तराखंड सरकार आपके साथ है। धामी साहब, आपने उत्तराखंड में कितने जो सरकारी पद हैं अब तक भरे हैं? क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा पद खाली थे, लेकिन वो भरे नहीं गए अभी तक सरकारी नौकरियों में। क्या कारण इसके पीछे मानते हैं और क्या जो ये साल रहेगा उसमें ये सारे सरकारी पद भर दिए ये जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने 21 जुलाई 2021 को जुलाई 2021 में
4 जुलाई को मैंने शपथ ली थी, 4 जुलाई 2021 को, और उस दिन तक लगभग 24,000 पद खाली थे। और मैंने पहले दिन से ये संकल्प लिया था कि जितने भी पद खाली हैं हम उन सब पदों को भरेंगे। और हमने भर्ती की प्रक्रिया शुरू करी, बीच में थोड़ा व्यवधान भी आया। हमने कोई भी अगर पहले की भर्तियों में कहीं पर गड़बड़ी की शिकायत आई तो हमने उसको छुपाया नहीं, हमने उसकी जांच करी। और हम इसी बीच नकल का एक सख्त कानून लेकर आए जी। जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल में डाला। ये जो पेपर लीक है ये बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पिछले 10 साल में पेपर लीक ने डैमेज किया है। नंबर फिर से सुन लीजिए, 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक्स हुई हैं। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। एक दिन राहुल गांधी जी यहाँ कह रहे थे कि किसी को जेल नहीं हुई, किसी को नहीं पकड़ा गया। तो हमारा राज्य उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल में डाला गया। पता नहीं उनको भी कौन बता देते हैं, शायद पढ़ाते लिखाते नहीं है ठीक से उनको, जो उनके लोग हैं जो बताने वाले, उनको ठीक बात बतानी चाहिए कि भाई कहाँ कार्रवाई हुई, कहाँ नहीं हुई। और या कोई टेप रिकॉर्डर कहीं का लगाया होगा दूसरे राज्य का अपने वहाँ का, तो वो टेप रिकॉर्डर यहाँ भी शुरू कर दिया उन्होंने। तो हमने जो है यहाँ पर 100 माफियाओं को जेल में डाला। 34,000 नियुक्तियाँ अभी तक हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके। और अभी ये प्रक्रिया चल रही है हमारी। अगले साल भर के अंदर हम 15,000 के लगभग लोगों को और नियुक्तियाँ यहाँ पर देंगे। और एक भी नियुक्ति में कहीं पर्ची नहीं, कहीं कोई खर्ची नहीं, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। सब योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के आधार पर गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरियां मिली हैं। और एक साथ अंतर क्या आया है कि पहले के समय में वही जो 5 साल पहले भर्तियों में बैठते थे तो उनका चयन नहीं होता था, और अब उन्हीं परीक्षा देने वालों में से, उन्हीं बेटे बेटियों में से एक साथ 4-4 परीक्षाओं में उनका जो है चयन हो रहा है। ये अंतर आया है। और इस ये मैं कह सकता हूँ कि रोजगार का कालखंड कह सकते हैं, सरकारी नौकरियों का रोजगार का कालखंड। क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद 21 सालों में कुल 16,000 नियुक्तियां हुई बस। और हाँ, कुल 16,000। और इन 5 सालों में ये 34,000 का आंकड़ा अभी तक क्रॉस हो चुका है। एक बड़ी पंजाब में चर्चा होती है, आप एक लॉ लेके आए आप लिव इन पार्टनर्स का, तो ये कैसे मन में आया? क्योंकि एक बहुत सारे लोग कहते हैं, राहुल गांधी भी उस वक्त ये बोलते थे कि प्यार करने वालों पे पहरा बिठा दिया सरकार ने। देखिए संधू जी, एक तो मैं बताऊं कि हम इसको लॉ को अलग से लेकर नहीं आए, हमने यूसीसी यहाँ लागू किया, उसी के अंडर ही से रखा। और यूसीसी लागू किया। और चूंकि ये इसमें सुप्रीम कोर्ट पहले इस पर निर्णय कर चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दे दिया था, तो ये हमारे जो हमारी संस्कृति है या हमारी जीवन पद्धति है, इसको अलाउ नहीं करती है। लेकिन चूंकि निर्णय पहले हो चुका था, इसलिए हमने इतना किया है कि जो लिव इन में रहने वाले लोग हैं उनकी जानकारी उनके माता पिता को होनी चाहिए, और उनके माता पिता को होनी चाहिए। क्योंकि कई बार जब लिव इन में लोग रहते हैं तो उनके संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन साथ में रहते रहते संबंध कब खराब हो जाएं ये पता नहीं चलता है। आपने एक आफताब हैवान दिल्ली में और श्रद्धा बालकर, एक बेटी को किस तरह से उसको हिंसा करके, हत्या करके, उसके टुकड़े टुकड़े करके, एक एक टुकड़ा करके जो है फ्रिज में से रख के जो है जंगल में छोड़ा जाता था, और माता पिता सोचते थे कि हमारी बेटी जिंदा है। तो इस प्रकार के कई सारे प्रकरण आए, और साथ में रहते रहते संबंध कब खराब हो जाते हैं पता नहीं लगता है। फिर बाद में कोर्ट होता है, कचहरी होता है।
इसलिए उनके माता पिता को जानकारी हो एटलीस्ट। हम किसी को ताका झाकी करना, किसी की निगरानी करना, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा पहला उद्देश्य है कि उनकी सुरक्षा करना। धामी साहब, कोई आपके पास फिगर्स हैं या डेटा है कि कितने ऐसे केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं यूसीसी के अंडर? नहीं, हमारे यहाँ पर अभी एक केस आया था यहाँ पर हलाला का, रुड़की के पास का, और उस पर हमने त्वरित रूप से कार्रवाई की है और कोर्ट में भी मामला है। उसमें हमारा महिला आयोग और हमारा जो अल्पसंख्यक आयोग है, सारे लोग उसमें पैरवी कर रहे हैं, और कहीं पर भी कोई मामला आएगा हमारी जानकारी में तो हम वैसे तत्काल भी धामी कार्रवाई साहब करेंगे। कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हिंदुत्व की बात करते हैं, और उत्तराखंड में 600 से ज़्यादा मस्जिद और मज़ार जो हैं वो आप गिरा चुके हो, जबकि एंक्रोचमेंट की बात आप करते हैं, लेकिन मंदिर जो हैं वो कम गिराए गए हैं। और इसी तरह से मदरसों का भी जिक्र किया गया कि बहुत सारे मदरसे जो हैं उस पर धामी साहब ने लॉक लगा दिया है। नहीं, टीका जी, ऐसा नहीं। देखिए, जहाँ भी जो भी अतिक्रमण है, लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट मैं तो आप ही से पूछूंगा, संधू जी से पूछूंगा, कहीं इंक्रोचमेंट होगा तो वो ठीक तो नहीं होता ना, उसको तो हटाना ही होता है। क्योंकि और हमने ये किसी को ज़बरदस्ती कहीं पर किसी पर हमने ज़बरदस्ती नहीं करी है। हमने पहले नोटिस दिए हैं, हमने कहा है कि भाई आप स्वतः ही हटा लीजिए। क्योंकि जो मज़ारों का मामला आया, उसके नीचे कहीं पर भी सरकारी स्थानों पर, सरकारी ज़मीनों पर बनाए थे, लेकिन नीचे कोई अवशेष उसके पाए नहीं गए, और हमने सबको नोटिस दिए। हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है कि हम किसी को टारगेट करें, किसी एक वर्ग विशेष को वो करें। हाँ, ये देवभूमि है, इसको देश दुनिया के अंदर बहुत श्रद्धा से लोग देखते हैं, बहुत आस्था से देखते हैं, बड़ा विश्वास लोगों का यहाँ से है, तो यहाँ का देवत्व तो बना रहना चाहिए। और अवैध अतिक्रमण कोई भी इसको ठीक नहीं ठहराएगा। हमने अवैध अतिक्रमण हटाया है। आमतौर पे कोर्ट्स ऐसे काम करती थी और कोई पॉलिटिकल विल नहीं होती थी कि ऐसे जगह को छेड़ा जाए, क्योंकि वोट बैंक की बात होती है। जब पूरा देश लव जिहाद की बात कर रहा था, यहाँ लैंड जिहाद की बात हो रही थी। तो कितना सक्सेसफुल रहा ये जो पूरा प्रोसेस था, क्योंकि आमतौर पे बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो इसको रोकना भी चाहते हैं। नहीं, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते रहे, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, जिन्होंने देश में 60 सालों से ज़्यादा समय तक काम किया, सरकारें चलाई, हुकूमत चलाई, उनको परेशानी होना स्वाभाविक था। जब हम देवभूमि के जो देवभूमि की भावनाएं हैं, उस भावना के अनुरूप काम कर रहे थे। और देवभूमि की नहीं, यहाँ के लिए पूरी दुनिया की और पूरे सनातन वासियों की, पूरा सनातनियों की एक भावना है कि देवभूमि देवभूमि जैसी होनी चाहिए। कहते हैं आप और योगी आदित्यनाथ जी बहुत सिमिलर हैं हिंदुत्व को लेकर। आप वहाँ आप भी यूपी से जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली यूपी से ही निकला है उत्तराखंड, और योगी आदित्यनाथ जी है ही उत्तराखंड से। कहते हैं एकदम हिंदुत्व की राजनीति जो है वो आप दोनों करते हैं। देखिए, हिंदुत्व को आप ऐसे मत समझिए। हिंदुत्व क्या है कि एक जीवन जीने की पद्धति है, और जो हिंदू धर्म है वो कभी भी किसी पर अन्याय नहीं करता, कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता है, सबके प्रति सद्भावना रखता है, सबके प्रति एक मानवता का भाव रखता है। और जैसा हम अपने साथ चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे साथ कैसा हो, उसी प्रकार का व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं। हम तो उस पर विश्वास करते हैं जो कहता है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुंबकम, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी आगे बढ़ें, सब मिलकर एक साथ आगे चलें। और हमारा तो ये है कि भाई हमारे ये संस्कृति कहती है, हिंदुत्व की संस्कृति, कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये बात छोटे जो मन वाले हैं उनके लिए है। हमारी संस्कृति कहती है पूरा संसार हमारा घर जैसा होना चाहिए। तो हम तो इस भाव को मानते हैं कि सभी का जो है सभी की सुरक्षा हो, सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, सभी सुखी हों। अच्छा, अभी सब हेमकुंड साहब की यात्रा चल रही थी, तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। कुछ निहंग जो थे उनकी लोगों से कुछ प्रॉब्लम भी हुई। 2.5 लाख के करीब लोग सिर्फ हेमकुंड साहब में आते हैं हर साल, और कोई एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे लग रहा था पता नहीं पुलिस ने
क्या कर दिया वहाँ पे, टॉर्चर किया है लोगों को, जहाँ लोग जो है उनको वहाँ पे अरेस्ट किया है। तो इसमें हालांकि वो मसला सारा सुलझ गया, लेकिन कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे जो लोग यहाँ पे आते हैं? देखिए संधू साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल हेमकुंड साहब की यात्रा होती है और उसका सारा प्रबंध हम लोग करते हैं। हम मिल के हेमकुंड साहब की जो कमेटी है, रीठा साहब की यात्रा होती है उसका प्रबंध करते हैं। नानक मता साहब में लाखों लाखों लोग आते हैं। तो एक घटना हुई और इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसका सभी को प्रयास करना चाहिए। जो भी श्रद्धालु आते हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं। यात्रा के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का सभी को पालन करना चाहिए, मैं यही कहूँगा। धामी साहब, इसके साथ ही मतलब हालांकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुदरत का कहर शब्द का इस्तेमाल ना करूं, लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, हमने फ्लड फ्लैश भी देखे उत्तराखंड में, इसके साथ ही लैंडस्लाइड भी देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो घबरा भी जाते हैं कि क्या और किस सीजन में हमें आना चाहिए। उनको क्या आप एडवाइस जो है वो करना चाहेंगे? देखिए, चूँकि ये आपदाएं हैं, ये तो कोई बता के नहीं आती हैं, लेकिन थोड़ा मानसून का समय हमारे यहाँ पर हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है। और ये जुलाई और अगस्त का महीना, और उससे पहले यहाँ पर पूरी तरह से, चाहे वो चार धाम यात्रा हो, चाहे हमारे अन्य जो पर्यटक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, सभी ठीक रहते हैं। और पूरे साल भर में मानसून को छोड़कर जो है हर समय पर कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। और मानसून के समय में भी अभी अगर कोई ऐसा अलर्ट होता है तो हम सबको सूचना करते हैं। उस दौरान हम सबसे यात्रा बंद करने की भी अपील करते हैं और यात्रा बंद भी करते हैं। अच्छा, बहुत सारे पंजाबीज़ का नाता स्कूल के कारण भी है। डून स्कूल की बात करें, जहाँ एनडी में बहुत सारे पंजाबी बच्चे आते हैं, और भी बहुत सारे हिल स्कूल्स हैं। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन भी वहाँ से पढ़ के गए हैं। तो एक बहुत पंजाबियों को आदत होती है कि एक सेकंड होम बनाया जाए, और काफ़ी लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड या हिमाचल में अपना घर बनाए और ज़मीन थोड़ी बहुत खरीदे वहाँ पे। यहाँ पे क्या रूल्स हैं? थोड़ा बहुत ज़मीन ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, मकान बनाने के लिए कोई भी यहाँ ले सकते हैं। और उसकी सीमा है हमारी 250 वर्ग मीटर की, जो है उस सीमा के अंतर्गत ले सकते हैं। और यहाँ तो वैसे ही लोगों के हैं, पहले से भी घर बने हुए हैं सबके। सभी यहाँ पर, तो आप इसको मान लीजिए कि ये तो मिनी इंडिया है, मिनी इंडिया का स्वरूप है। देश भर के सभी लोग यहाँ रहते हैं, हर वर्ग के लोग। पर उत्तराखंड के लोग कहते हैं कि अच्छा लैंड लो होना चाहिए कि बाहर के लोग जो हैं वो यहाँ पर जमीन ना ले पाएं। हिमाचल प्रदेश की तरह का लॉ होना चाहिए। नहीं नहीं, हमने देखिए यहाँ लैंड लॉ बनाया है अभी, लेकिन वो हमने काम करने वालों के लिए नहीं बनाया है। कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई अन्य कारोबार करना चाहता है, कोई होटल बनाना चाहता है, कोई अपना अस्पताल खोलना चाहता है, रिजॉर्ट बनाना चाहता है, तो उसके लिए हम पूरी ज़मीन अलॉट करते हैं। बढ़िया यहाँ पर सब व्यवस्थाएं हैं, अच्छे प्रावधान किए गए हैं। हाँ, ये है कि कोई लैंड जो बैंक बनाते हैं, ज़मीनों का खुर्द-बुर्द करते हैं, किसी कहेंगे कि हम यहाँ पर अस्पताल खोलेंगे, उसके बाद अस्पताल नहीं खोलते हैं, वहाँ पर अवैध रूप से प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं, या जिस भी काम के लिए जो ज़मीन लेते हैं वो काम नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमने लैंड लॉ बनाया है। और ऐसा जो कानून जिन्होंने तोड़ा है, बहुत लोगों की ज़मीनें जो है सरकार में मर्ज भी हो गई है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी ओर से। 4.5 साल का आपका टेन्योर हो गया, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं। पंजाब को क्या सीख लेनी चाहिए? आपने कहा कि डबल इंजन सरकार दे तो बहुत फ़ायदा भी हुआ है, बहुत सारी ग्रांट्स जो है सेंटर से आ भी रही हैं। पंजाब के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो तो सिख गुरुओं की धरती है, मेहनतकश लोगों का राज्य है। वहाँ की ज़मीन सोना उपजाने वाली ज़मीन है। पंजाब हर क्षेत्र में आगे है। यहाँ तराई बसाने का काम, तराई को संवारने का काम वहाँ के पंजाब के लोगों ने किया है। हमारे पंजाबी समुदाय के लोगों ने किया है। उनको देखना चाहिए कि भाई इस समय में जहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हैं, उन राज्यों को वो देखेंगे तो स्वतः ही समझ में आ जाएगा। हमारे बगल में हिमाचल है अभी, उनको जो है वेतन देने के लिए भी बहुत परेशानी हो रही है। बहुत बड़ी घोषणाएं उन्होंने चुनाव में करी थी। आज आप देखिए दिल्ली में जो बहुत सारी योजनाएं रुकी थी, आयुष्मान भारत योजना रुकी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना रुकी हुई थी, अनेक योजनाएं रुकी हुई थी। दिल्ली में सब काम तेज़ी से चलना शुरू हो गया, तेज़ी से विकास हो रहा है। बंगाल में सब योजनाएं रुकी हुई थी, यानी कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान में
वहाँ पर इज्जत घर बनाने थे, वो तक जो है वहाँ की सरकार नहीं बनने दे रही थी। यानी कि ये जो इस प्रकार की सरकारें हैं जो केवल अपने वोट बैंक के लिए काम कर रही हैं, अपने हितों के लिए काम कर रही हैं, और कौन केवल राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, इस भाव के साथ काम कर रही हैं, तो वो सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें, डबल इंजन की सरकार चुनेंगे तो निश्चित रूप से विकास वहाँ भी तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। दिल्ली में सर जो प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी का, क्या उसका असर उत्तराखंड में कहीं पे भी देखने को मिला, या फिर 2027 के चुनावों पर उसका कोई असर देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ के हमारे युवा बहुत समझदार हैं, और मैं समझता हूँ पूरे देश भर का युवा भ्रम में आ सकता है थोड़ी देर के लिए। युवा होता है वो किसी भी दिशा में जहाँ लोग कहते हैं वहाँ चले जाते हैं, लेकिन जल्दी सबकी समझ में भी आ जाता है कि कौन देश के लिए कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 सालों में जो युवाओं के लिए काम हुआ है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें रिफॉर्म नहीं हुआ? रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हर क्षेत्र में हुआ है। तो युवा हमारा बहुत सोच रहा है, और मोदी जी आज जिस शिद्दत से काम कर रहे हैं, अनवरत रूप से काम कर रहे हैं, 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारी इसी भावी पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। इसी को, जिसको हम लोग जेन जी कह रहे हैं, मैं तो उनको कहता हूँ इंजी हैं, इंडियन जनरेशन है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो वो सब सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं, और पूरी दुनिया ने देखा कि भाई किस प्रकार से उसमें उग्रता हुई, किस प्रकार का तांडव हुआ, और मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था, और देश भी और राज्य भी, सभी लोग अच्छी दिशा की ओर फिर से आगे बढ़ रहे हैं। 27 में आपका कंपटीशन किससे रहेगा, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और वो लास्ट इलेक्शन उन्होंने फाइट भी की थी, कुछ यहाँ पे कुछ कर पाए हैं वो? देखिए, मैंने तो पिछले चुनाव में भी कहा था, जब लोग कह रहे थे कि यहाँ कांग्रेस आ जाएगी जी, कांग्रेस आ जाएगी, क्योंकि उससे पहले बीजेपी थी और बीजेपी के बाद कांग्रेस थी, कांग्रेस आती थी। हर बार क्या होता था कि कांग्रेस होती थी तो बीजेपी आती थी, बीजेपी होती थी तो कांग्रेस आती थी। और मैं भी 6 माह पहले मेरी पार्टी ने मुझे इस जिम्मेदारी पर लाया, तब मेरे से पूछा, एक बार नहीं कई बार पूछा। उस समय मैं बोलता था तो लोग विश्वास कम करते थे, नितिका जी, संधू साहब, लेकिन आज मैं कहूँगा तो लोग ज़रूर विश्वास करेंगे, क्योंकि हमने केवल बोला नहीं है, हमने काम करा है। और उत्तराखंड की जनता जानती है, तो हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने हमको हर चुनाव में, मैं 2021 में बना, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, एक तरफा 2/3 प्रचंड बहुमत हमको दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए, उसमें हमको एक तरफा विजय श्री सब जगह मिली पूरे देश में। जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उसमें उत्तराखंड ने भी बढ़ चढ़कर जो है 500 सीटें यहाँ से जनता ने यहाँ से जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भेजा। बाई इलेक्शन हुए हमारे नगर पालिकाओं के, नगर निगम के, पंचायतों के, जिला परिषदों के, ब्लॉक प्रमुखों के, जितने चुनाव हुए, सारे चुनाव में यहाँ उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया है, और हमने भी उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जो भी आशा आकांक्षा है, एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी रुके बिना, हर पल और हर क्षण देवभूमि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए, यहाँ की जनताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगाया है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार फिर से पिछली बार से अधिक सीटों से, अधिक मतों से हमारी पार्टी को, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी। और कंपटीशन जैसा जब पहले ही नहीं था, तो अब तो कोई बात ही नहीं है। जी, धामी साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब हम चंडीगढ़ से देहरादून आ रहे थे, तो क्योंकि सावन का आगमन हो गया है, तो मैं बहुत ध्यान से देख रही थी कि शायद अभी भी दुकानों के बाहर जो है वो लिखा होगा, जिस तरह से पिछली बार बोर्ड और पोस्टर जो हैं वो लगाए गए थे, क्या इस बार भी वैसे ही लगेंगे, और उसके लिए क्या प्रबंध जो हैं वो किए गए हैं? नहीं, मैंने बैठक ली थी और हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सभी दुकानों पर कम से कम जो है पहचान और उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो लगाएं, क्योंकि वो ज़रूरी हैं, और ऐसा श्रद्धालु भी चाहते हैं, हमारे शिव भक्त भी चाहते हैं, आने वाले लोग भी चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया धामी साहब, वक्त निकालने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो दावा कर रहे हैं कि 2027 में 5 जगहों पर चुनाव होंगे। इसमें उत्तराखंड और पंजाब दोनों शामिल हैं और उन्होंने कहा कि पाँचों जगह पर डबल इंजन की सरकार जो है वो बनेगी। फिलहाल मुझे यानी कि नितिका महेश्वरी और डेली पोस्ट के एडिटर इन चीफ जगदीप सिंह संधू जी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए डेली पोस्ट न्यूज़। नमस्ते।